ओएस सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ होने वाला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ये तो हमको बता दिया था, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि भाई अकेले ये कंपनी तो है नहीं। जब माइक्रोसॉफ्ट बनी 1 साल बाद पहले ही क्या है, एप्पल आ गई। 1 साल बाद एप्पल आ गई तो एप्पल कंपनी कहती भाई हम भी तो बना रहे हैं। तो एप्पल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसके लिए? अभी हम बात कर रहे हैं पीसी की। पीसी के लिए उसे बोलते हैं मैक ओएस। मैक ओएस या इसका पूरा नाम है मैकनितोश। मैकनितोश, ठीक है। मैकनितोश या मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? एप्पल का है, ठीक है। एप्पल भी इस मामले में बहुत बड़ी कंपनी है जब कंप्यूटिंग की बात आती है। उसके बाद जी एक कंपनी आती है रेड हैट, लाल टोपी, रेड हैट। इसका आता है लिनक्स। क्या आता है? लिनक्स। फिर एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ही पहले आता था, वो था डॉस। क्या था? डॉस, जिसकी फुल फॉर्म है, आती है पेपर के अंदर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। एक आया था यूनिक्स। यूनिक्स विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, डॉस। अब ये तो हमें पहले भी पता है, हम जानते ही हैं कि जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं ऐसे तो नहीं कि शुरू से ही ऐसे बने होंगे, नहीं। ये तो क्रमिक विकास धीरे धीरे बन के आज वाले कंप्यूटर बने। इससे पहले वाले कंप्यूटर तो और भी अलग तरह के थे, है ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था ना, जब हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, जब कोई कलर स्क्रीन भी नहीं आई थी, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले चलते थे, है ना। कीबोर्ड भी बाद में यूज हुआ, माउस तो बाद में यूज होने लगा, पहले कीबोर्ड यूज होने लगा। पहले कीबोर्ड से काम करते थे, माउस का यूज ही बाद में आया। तब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो 2 टाइप्स के हैं। अगर इनकी टाइप बात करूँ ना, टाइप, तो टाइप ये 2 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं CUI बेस्ड और एक को बोलते हैं GUI वाले। एक तो CUI वाले और एक GUI वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये अलग से पढ़े रहने दो। बस 2 चीज़ों के बारे में समझो क्या है। एक होते हैं CUI वाले और एक होते हैं GUI वाले। अब CUI का मतलब है कैरेक्टर, UI का मतलब है यूजर इंटरफेस। UI का मतलब क्या है? यूजर इंटरफेस। ये इंटरफेस का क्या मतलब होता है? जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। मैंने देखा मेरे पास नीचे से ऐप्स स्लाइड्स आ जाती हैं, इधर से निकाला मैंने, इधर ऐप निकाली, प्ले पे अपने डायलर वाले बटन पे क्लिक कर दिया, नोटिफिकेशन से स्लाइड किया। ये चीज़ें जो मेरे को इंटरेक्ट करता हूँ मैं कंप्यूटर से या मोबाइल से, वही हमारा इंटरफेस कहलाता है। मेरे पास टास्क बार है, स्टार्ट बटन है, क्लिक करता हूँ, स्टार्ट मेन्यू आ जाता है ना। और डेस्कटॉप पे आइकन्स भी लग जाते हैं। वो सारे क्या, ये इंटरफेस ही होता है। इसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। और करेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते थे? अक्षर ही होते थे, करेक्टर ही होता था। कोई डेस्कटॉप नहीं होता, कोई वॉलपेपर नहीं, कोई आइकन नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई मेन्यू नहीं, कोई विंडोज नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ अक्षर एक बस आ जाएगा, कीबोर्ड से टाइप करो क्या काम करवाना है, उसको बोलते हैं कमांड्स देना। आप सिर्फ कमांड दो, कमांड कंप्यूटर को सही स्पेलिंग लिखोगे, कमांड प्रॉपर चलेगी, एंटर दबाओगे तो काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो कह देगा गलत है कमांड आपकी। कोई माउस नहीं, कोई मेन्यू नहीं। तो जितना भी आपने कंप्यूटर सीखा है, ये सारे का सारा कौन सी बेस पे सीखा आपने? GUI पे सीखा है। G का मतलब ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसके अंदर आइकन्स भी हैं, मेन्यूज भी हैं, माउस पॉइंटर आ गया, कहीं भी क्लिक कर दो, कमांड याद नहीं रखनी पड़ती। मैंने वर्ड को ओपन कर रखा है, मैं किसी को बोलूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट लिखा है ना इसको साइज बड़ा कर दे, चाहे नए बंदे को बिठा के बोल दूँ, वो सामने देख दे के कभी इस पर क्लिक करेगा, कभी इस पर क्लिक करेगा, कर करके आखिर में उस पर क्लिक कर देगा जहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा। लो जी हो गया। तो उसको कमांड तो याद नहीं रखनी पड़ी,
वो उसको बाकायदा सीखा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सारा कुछ क्या था उसके सामने ही रखा पड़ा है। तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऐसा आया, लेकिन कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में प्रॉपर आपको कमांड्स पढ़नी पड़ती थी, बुक से सीखनी पड़ती थी, उनको याद रखना पड़ता था, स्पेलिंग्स में हर काम के लिए अलग अलग कमांड्स होती थी, तभी काम होता था। तो ये था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे एक तो था डॉस और एक था यूनिक्स। एग्जाम्पल आ जाता है कि इसमें से कौन सा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है सबसे बड़ा, तो उसके अंदर है डॉस और दूसरा है यूनिक्स जो CUI बेस्ड है, जिनके अंदर कोई मेन्यू नहीं, कोई माउस पॉइंटर, कुछ नहीं, बस अक्षर आते हैं। कई बार आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादातर फिल्मों में ये देखते हैं ना, वो कीबोर्ड से कट 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 करते रहते हैं, कोई अक्षर से चलते रहते हैं, अपने को लगता है यार ये तो बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, वो सिर्फ अक्षर नंबर ही दिखाते हैं स्क्रीन पे। डॉस और यूनिक्स किस प्रकार के हैं, CUI वाले हैं। तो GUI वाले कौन से हैं, विंडो, मैक OS, लिनक्स, ये सारे किस पे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं। वो तो हम समझ ही गए, क्योंकि आइकन्स, विंडोज, डायलॉग बॉक्स, माउस पॉइंटर वगैरह ये विंडो की तो पार्ट हैं, और ऐसा ही एप्पल का मैक OS होता है और ऐसा ही लिनक्स होता है। हालांकि लिनक्स दोनों तरह से यूज हो सकता है, लिनक्स आप CUI मोड में भी यूज कर सकते हो और लिनक्स को आप GUI पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और हमने अब बात आ गई ना मेन फ्रेम के अंदर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया वो कौन सा यूज किया था, यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, वो भी देखा था। ये खैर और डीप जाने वाली बात हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी कई प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ये सिंगल यूज़र है, ये मल्टी यूज़र है, ये मल्टीटास्किंग है, ये मल्टी प्रोसेसिंग है, बहुत सारे बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ पे आ जाओ बस CUI और GUI। CUI का मतलब कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको सामने पिक्चर फॉर्मेट के अंदर, ग्राफ्स के फॉर्मेट के अंदर, लाइन के फॉर्मेट के अंदर आपको कमांड्स मिलती हैं, आप उस पर क्लिक करते हो और माउस से और काम चला सकते हो। आगे बात समझ में, CUI और GUI क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। GUI वाले कौन से हैं, विंडो, मैक OS, लिनक्स। CUI वाले डॉस और यूनिक्स, ठीक है, ओके। अब ऐसा ही मोबाइल के अंदर, अगर मोबाइल के थोड़े से ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक दो जान लेते हैं हम, हालांकि टॉपिक ये है आगे मोबाइल का भी, चैप्टर नंबर 10 है शायद। मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है एंड्रॉयड। क्या होता है, एंड्रॉयड। किस कंपनी का है, गूगल का, गूगल कंपनी ने बनाया एंड्रॉयड, ठीक है। और एप्पल तो पहले से ही था मार्केट के अंदर। एप्पल कहता भी हमारे भी फ़ोन आते हैं, हम अपने लैपटॉप भी बनाते हैं और फ़ोन भी आते हैं हमारे, तो आईफोन हमको पता ही है, उसके अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। मोबाइल के अंदर iOS होता है, लेकिन पीसी के अंदर एप्पल का कौन सा है, मैक OS है, मैकिंटोश है, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। तो ये एप्पल का है iOS, ठीक है। और फिर विंडोज़ का भी आता था, अब नहीं आता, अभी ये बंद हो गया। विंडोज़ फ़ोन, विंडोज़ फ़ोन की भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए आती थी। नोकिया के लूमिया सीरीज़ के फ़ोन इसमें आए थे बीच में, जब नोकिया बंद हुआ है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के एक साथ बैठा था तो बंद हुआ है। बाकी कंपनियां तो एंड्रॉयड पे आ गई, सैमसंग एंड्रॉयड पे लेके आया, तब से सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज़ में इतने चढ़ गया सैमसंग जब से एंड्रॉयड उसने लिया। बाकी सारी कंपनीज के फ़ोन एंड्रॉयड में आते हैं टोटली, चाहे MI का लो, चाहे आप रियलमी का लो, चाहे आप रेडमी जो भी हैं, ओप्पो, वीवो और CQ, एक IQ नहीं आई है ना, या इन्फिनिक्स, या और भी बहुत सारी कंपनी, जितनी भी कंपनियां आ रही हैं वो सारी की सारी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं, एंड्रॉयड। लेकिन केवल और केवल आईफोन जो है उसके अंदर क्या होता है, iOS, एप्पल का। एप्पल एक ऐसी मान लो कंपनी बन गया कि जो हार्डवेयर भी अपना बनाता है और सॉफ्टवेयर भी अपना यूज़ करता है। एप्पल कहता है कि भाई अगर हमसे कोई चीज़ खरीदोगे तो हम हार्डवेयर भी अपना देंगे और सॉफ्टवेयर भी अपना देंगे, कि बर्तन भी हमारा और बर्तन में सामान भी हमारा। वो कहते हैं तभी हम आपको की श्योरिटी दे पाएंगे, तभी हम आपको सर्विस दे पाएंगे। कि अगर आप कहोगे जी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हुआ, हम कई चीज़ की गारंटी दें, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर भी हमारा, हार्डवेयर भी हमारा, मेरी फुल गारंटी। एप्पल ये कहता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, एप्पल के पास है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, इसी तरीके से लैपटॉप पे होता है। एप्पल के लैपटॉप को बोलते हैं ना, आती है मैकबुक, एप्पल के लैपटॉप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैकबुक, है ना। तो वो आती हैं, तो उसके अंदर भी वो ये रहता है कि उनका हार्डवेयर भी उनका होता है एप्पल कंपनी का और सॉफ्टवेयर भी उनका होता है। इवन वो सेल भी अपने ऑथराइज्ड स्टोर से ही करते हैं, एप्पल का स्टोर होता है वहीं से वो सेल करते हैं। इसी तरीके से उनके फ़ोन के अंदर होता है। लेकिन इधर एंड्रॉयड विंडो वालों में क्या आया, जहाँ पे विंडो थिन गेम क्या आया, माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि मैं तो अकेला बनाऊंगी सॉफ्टवेयर,
ठीक है। अब दुनिया में ये थोड़ी ना कि अकेला मैं ही कमाई करूं, हार्डवेयर जो मर्जी बनाए आ जाए जेड़ा आता है। तो हार्डवेयर वाली तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेनोवो की भी कंपनियां हैं, जेब्रॉनिक्स भी आ गई, एसूस, एसर, ढेरों कंपनियां हार्डवेयर बनाने लग गई। किसी कंपनी का माउस ले लो, किसी का कीबोर्ड ले लो, आपके ऊपर देखो। उससे क्या हुआ, यूजर को क्या बेनिफिट हुआ, यूजर को बेनिफिट बहुत सारा हुआ। यूजर कहते हैं कि चलानी तो मैंने विंडो है, अगर मैं 1 लाख का पीसी लूंगा तब भी मैं विंडोज यूज करूंगा, और अगर मैं 20,000 का लूंगा तब भी मैं विंडो यूज करूंगा। अब एंड्रॉइड है, अगर आप 10,000 का फोन लेते हो तो उसके अंदर भी एंड्रॉइड चलता है, और अगर आप सैमसंग का 1 लाख का फोन भी ले लोगे उसके अंदर भी एंड्रॉइड चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है, बस थोड़ा बहुत अपनी वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज डाल देते हैं, या उनके हार्डवेयर में फर्क आ जाता है बस। जो फिर फर्क कहाँ पे पड़ा, हार्डवेयर में, कि जैसे कैमरा, अगर 2 मेगापिक्सल वाला ले लोगे फोन तो सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन 108 मेगापिक्सल वाला लेना है तो फोन महंगा मिलेगा, है ना। बस तो फिर इसमें कंपटीशन हो गया। तो कंपनियां बहुत आगे मार्केट के अंदर हार्डवेयर बनाने वाली, तो उन्होंने क्या किया, हार्डवेयर के भी हमने मदरबोर्ड इस कंपनी का लिया, प्रोसेसर इंटेल कंपनी का लिया, कैबिनेट मैंने उस कंपनी का लिया, फिट कर दिया, मॉनिटर मैंने जेब्रॉनिक्स का ले लिया, कीबोर्ड माउस मैंने जेब्रॉनिक्स के ले लिए, या और आईबॉल के ले लिए। तो मैंने लो जी तैयार तो कर लिया, अब सॉफ्टवेयर डालो, विंडोज चलाओ मेरा पीसी। इससे क्या हुआ, कस्टमर को ऑप्शन बहुत मिल गए कि पीसी सस्ते भी बहुत हो गए, क्योंकि कंपनियों में जब होड़ लगी तो चाइनीज कंपनी आ गई, वो कहते हैं कि यार जो आप इंडिया में जो चीज़ देते हो उसमें से आते रेट से हमसे उठा लो आप। तो चाइनीज आगे फ़ोन भी तो कितने आए हैं ना, चाइनीज आए थे बीच में तो बिल्कुल ही कीपैड वाले चाइनीज तो 5-5, 400 में दे जाते थे वो, है ना। कहाँ नोकिया वाले फ़ोन 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के फ़ोन थे, तो कितना बीच में से ये चेंज आया था। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर को ये फायदा होगा कि चीज़ें सस्ती हो गई, तो उसमें सीखता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, अब थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई, विंडो कहीं में क्रैश हो गई, किसी में सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, किसी में वायरस के कारण वो करप्ट हो गई। अब ये कहते हैं कि यार अब हम क्या करें बताओ, आपका तो प्रोसेसर नहीं ढंग का था या आपकी रैम नहीं ढंग की थी, तो इधर ये दिक्कत आ गई। इधर फिर अलग अलग हमें सर्विस के लिए अलग अलग कंपनी वाले के पास जाना पड़ा। अगर मैंने कीबोर्ड खरीदा जेब्रॉनिक्स का, मेरा कीबोर्ड खराब होगा तो मैं जेब्रॉनिक्स के पास जाऊँगा। अगर मैंने प्रोसेसर खरीदा इंटेल का, तो प्रोसेसर खराब हुआ तो मैं इंटेल वाले के पास जाऊँगा। तो फिर ऐसे उनमें क्या रहेगा, थोड़ा सा सर्विस का इशू आने लग गया अपने को, है ना। तो इसीलिए तो फिर सीखने के लिए हमने ये नहीं सीखा, आपको मैकओएस नहीं सिखाया गया, आपको तो विंडो वाले पीसी पे सिखाया गया है। आपके सिलेबस में ही विंडो क्यों है, मैकओएस नहीं है, आपकी बुक के अंदर भी विंडो है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, क्यों बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत थे, चीज़ें सस्ती बहुत थी। तो अब 10-10 कंप्यूटर में एप्पल के थोड़ी ना लगा लेता यहाँ पे अगर लगाना होता तो, वो भी एक गांव के अंदर। अब देश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर कितने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होंगे, आप स्कूलों के अंदर भी आपकी बुक के अंदर यही पढ़ोगे आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, है ना, यानी विंडोज़ के और इधर से माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस का। क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी, रीच सब बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ आप सीखोगे वही चीज़ फिर आगे आप कंपनी में जाके करोगे। तो फिर उनको भी क्या हुआ, तो इनका काम वहीं से चल गया। ये कंपनीज को ये सेल करते हैं, विंडोज़ कमाई यहाँ से करते हैं। अब जो कंपनी वाले हैं उनके मान लो 1000 पीसी है उनके पास, तो हज़ारों पीसी को विंडो सेल की इन्होंने, तो कमाई उन्होंने वहाँ से कर ली। अपने को विंडो फ्री में सिखा उसको दिए, अपने को विंडो, अगर एक नॉर्मल पीसी की बात करें, एक कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर अगर विंडो हम ओरिजिनल डलवाते हैं तो 7-8 हज़ार की आती है, 8-10 हज़ार की विंडो आती है ओरिजिनल लगवाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल जो होते हैं लाइसेंस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, ऑफिस भी आपका कई 4-5 हज़ार का आता है। तो ऐसा अगर आप लेने चाहो तो ये तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, हार्डवेयर की कॉस्ट तो अलग है। 8-10 हज़ार विंडो के लगाओ, ऑफिस के लगाओ, 5-7 हज़ार, 15 हज़ार तो यही बन गए। तो फिर बाकी जो पार्ट लेंगे तो उसके भी बनेंगे पैसे, तो है ना। तो ये सिस्टम रहता है अपने मार्केट में। चलो ये हमारे पास ये आ गए इधर भी, ठीक है। इसमें ज़्यादातर बस ये 2 ही रह गए हैं मोबाइल के अंदर। तीसरा वो चल रहा है काईओएस, आजकल छोटे फ़ोन के अंदर, जियो फ़ोन के अंदर, कीपैड के अंदर ये होता है काईओएस। ये भी खैर एंड्रॉयड बेस्ड ही है, लेकिन छोटे फ़ोनों के अंदर जो कीपैड वाले फ़ोन आजकल आते हैं उनके अंदर काईओएस है, जिनके अंदर नेट चलता है, 4G चलता है जिनके अंदर। जैसे जियो फ़ोन छोटा है उसके अंदर 4G चलता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम काईओएस है। अब इनके आगे वर्जन आते हैं। वर्जन का मतलब ये है कि ये आज से तो बने नहीं है, इनको 10-20 साल हो गए सॉफ्टवेयर को चलते हुए, है ना। एंड्रॉयड के भी क्या होते हैं, हर बार आप कहते हो ना अपडेट वगैरह, कई बार फ़ोन आ जाती है अपडेट ले गया सॉफ्टवेयर वगैरह, उसमें क्या होता है इनके वर्जन होते हैं अलग अलग। अब मैं विंडोज़ की बात करूँ हमारी, तो विंडोज़ जो थी शुरुआत के अंदर तो पहले डॉस था, ठीक है, डॉस था इसका CUI, फिर उन्होंने GUI वाला बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट 1.0, 2.0, 3.0, फिर इन्होंने क्रांतिकारी बदलाव किया। जो विंडोज़ इनकी ज़्यादा चली वो चली विंडोज़ 95, ठीक है।
एक सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब तैयार हो गया ना सॉफ्टवेयर, बाद में तो उसकी क्या करनी होती है, कंपनी वालों ने कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं, ठीक है। एक बार चीज़ बनाने में दिक्कत आती है। आपने कोई, मान लो आप कोई पेंटिंग करते हो, तो आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया कोई, ठीक है, नई चीज़ बना दी, आपने लगा कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बाकी सारे आपके पास आते हैं कि मेरे को तो ऐसा बना दो। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि कोई सूट पे आपने कोई चीज़ डिज़ाइन बनाया और आपने वो रख दिया कि भाई मैं तो ये पेंट किया, तो सारों को पसंद आया, हर कोई वही बनवा के ले जा रहा है। तो एक बार आपको डिज़ाइन बनाने में मेहनत लगी ज़्यादा कि भाई कैसे बनेगा, क्या चीज़ कौन से कलर रखूँ, कौन सा नहीं रखूँ, लेकिन बनने के बाद तो आपने सिर्फ उसका कॉपी करना है, उसके बाद तो देख देख के तो बाकी ये होता है। लेकिन क्या जब सॉफ्टवेयर बनाने के बाद बाकी जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो फ्री थोड़ी ना बैठ जाते हैं, वो कहते हैं अब और क्या करें यार, विंडो 98 तो 95 तो बना दिया, अब क्या करें, वो करें और कुछ करो, और थोड़ा सा काम आसान करो। जैसे यूज़र तक पहुंचता है, यूज़र यूज़ करते हैं, हमको प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं भी इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें ये प्रॉब्लम, हम उनको बताते हैं कि इसमें तो ये प्रॉब्लम है ना, तो फिर वो कंपनी वाले उसमें और सुधार करते हैं। तो जब सुधार करके उसका नए रूप से उसको पेश करते हैं, उसी को बोल दिया जाता है नया वर्जन आ जाना। क्या बोलते हैं? नया वर्जन आ जाना। तो विंडोज़ 95 के बाद विंडोज़ आई 98, ये भी बहुत चली। फिर आई थी विंडोज़ एक्सपी, फिर आई थी विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ वीस्टा, फिर आई विंडोज़ 7, फिर आई 8, फिर आई 8.1, फिर आई विंडोज़ 10 और अब आई है विंडोज़ 11। लेकिन विंडोज़ 11 अब आई है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, विंडोज़ 10, क्योंकि हर बार बुक तो चेंज नहीं कर सकते, तो आपके सिलेबस में विंडोज़ 10 है। कितने विंडोज़ के वर्जन आ चुके हैं, ये इसीलिए बताया है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन सा एक विंडो का प्रकार नहीं है। तो मतलब आपको इतने पता होने चाहिए, तभी आप उसमें से चेक कर पाओगे कि कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है। कौन कौन से इधर थे, यहाँ से ये चाहे छोड़ दो इसको तो भी चल जाएगा। 95, 98, एक्सपी, वीस्टा, 7, 8, 8.1, 10, 11 याद रख लोगे। अभी कौन चल रही है, विंडो 11। लेकिन आपके सिलेबस में अगर आएगा, क्वेश्चन आएगा तो कहाँ तक आएगा, विंडोज़ 10 तक आएगा। आपके 3rd नंबर चैप्टर में विंडोज 10 ही दे रखी है, उसी का आपको डेस्कटॉप दिखा रखा है, उसी का आपको टास्क बार दिखा रखी है, उसी का ही आपको सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। किसकी दिखाई है, विंडोज़ 10 की दिखाई हुई है चैप्टर नंबर 3 में। चलो ये विंडोज़ के बारे में यहीं पे पढ़ लेते हैं हम, इसके भी। खैर आपको ये ऑफिस के टाइम भी शायद पढ़े होंगे, है ना। ऑफिस जो पहले चलता था, जैसे ऑफिस 97 चलता था पहले। देखो क्या विंडो में 97 है, नहीं है, लेकिन ऑफिस 97 था। यहाँ पे कंफ्यूज करता है वो, विंडोज 97 बता देगा, आपने कहा हाँ जी होती 97, टिक कर दो, नहीं, ऑफिस 97 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा एप्लीकेशन पैकेज, कौन क्या क्या होते हैं इसके अंदर, वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजें है ना, आउटलुक, ये सारे किसमें होते हैं, ऑफिस में। 97, फिर आया 2000, ऑफिस 2000, ठीक है, और फिर आया 2003, फिर आया 2007, फिर आया 2010, और फिर आया 2013, फिर आया 2016, फिर आया 2019, और अब भी कोई ना कोई चल रहा होगा। मैं तो अभी फिलहाल 19 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो क्या है, 10 है। RACAT बुक के अंदर 10 है। लेकिन अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CET का है, कोई भी है, उनके अंदर क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 16, 19 तक में आते हैं क्वेश्चंस। और यहाँ पे क्वेश्चंस में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, चीज़ें वही होती हैं, काम वही करने होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा क्या चेंजेस आ गया। एक तो आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का, या ऑनलाइन हो गई सर्विसेज। अब पहले ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी, 2013 के बाद से ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ आ गई इसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग का आ गया कि फाइल सेव करोगे सीधा आपके सर्वर पे सेव हो जाएगी, आपके पीसी में सेव ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी और इंटरनेट से आप सीधा वर्ड को यूज़ कर लो, चला लो, वहीं पे फाइल आप सेव मतलब एडिट करने लग जाओ। तो ऑनलाइन हो गया 2013 के बाद से। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सिस्टम नए फंक्शन आ गए, बाकी यूज़ सारा वही होता है, बाकी शॉर्टकट सारी वही काम करती हैं, वैसा ही इंटरफेस होता है। जिसने एक बार आपने 2010 सीख लिया है, लेकिन अब आपको 2019 में भी बिठा देंगे ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, बाकी चीज़ें आप काम वैसे ही कर लोगे उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है इसमें, कुछ फंक्शन वो नए ऐड कर देता है, कुछ ऐसे इन्होंने एक टैब भी नई ऐड कर दी थी, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब के साथ 2 बना दी, इस तरीके से अलग अलग किया है। तो इनको अलग से याद रखना और इनको अलग से याद रखना, ये दोनों बराबर इसीलिए लिखे हैं कि इसमें आपस में कंफ्यूज नहीं होना इनमें,
कि इस विंडोज 7 को आप 2007 नहीं बोलना, कहीं आप 2007 यहाँ पे वर्ड है 2007 है ना, ये ओनली विंडोज 7 है, विंडोज ओनली 8 है, 2008 नहीं है। ये 98 थी, ये तब थी, ये 95 थी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है। बाद में ये नंबर वैसे ही नंबर हैं, इनको कोई सन से लेना देना नहीं है, इनका ईयर से लेना देना है सीधा ही, 97, 2000, 2003, 7, 10, 13, 16, 19। ठीक है, इधर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ ही लिया कि जो हमारी ज़रूरतों को काम करते हैं कौन कौन से आते हैं। अभी बहुत सारे तरह के आते हैं, ये तो ग्राफिकल वाले भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स बनाना हो आपने, है ना। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कई तरह के होते हैं ये तो। जो अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी ने अकाउंट सीखना है, अकाउंट मेंटेन करना है कंपनीज वगैरह का, तो वो अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर टैली या बिजी इंस्टॉल करेगा। अगर फोटोज़ वगैरह बनानी है तो फोटोशॉप इंस्टॉल करेगा। अगर उसने नक्शे वगैरह बनाने हैं तो वो ऑटोकैड इंस्टॉल करेगा। हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो उसने सीखना है ना। तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग से होते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमारी विंडोज़ के साथ हैं आते हैं। हमारी विंडोज़ क्या कहती है कि भाई आपने विंडोज़ इंस्टॉल करवा लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि विंडोज़ इंस्टॉल करवाने के बाद आप खाली बैठ जाओ कि इसके तो मेरे को और सॉफ्टवेयर डलवाने पड़ेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि हम कुछ सॉफ्टवेयर आपको अपने साथ ही दे देते हैं पहले से ही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, नोटपैड भी पहले ही होता है ना, और पेंट, वर्ड पैड, ये सारे विंडोज़ के अंदर पहले से ही आते हैं। कैलकुलेटर, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। एक होता है मैथ इनपुट टूल्स, ठीक है। ये टूल्स हैं तो ये एक्सेसरी यूटिलिटी में आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम में आ जाते हैं। मैथ इनपुट टूल्स। एक होता है स्निपिंग टूल्स, स्निपिंग टूल्स ये जानते ही हो आप। नोटपैड क्या है आपको बताया था पहली क्लास दिन। टेक्स्ट एडिटर, पेंट, बिटमैप, इमेज एडिटर, और वर्ड पैड हमारा हो गया RTF वाला, है ना, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वाला। कैलकुलेटर वगैरह मैथ इनपुट टूल। देखो आपने बुक देखी होगी आपकी, एक तो आपको वर्ड के अंदर हमने इक्वेशन करवाया था ना, वर्ड के अंदर इक्वेशन का टॉपिक था कि मैथमेटिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं उसको आप कैसे इनपुट करते हो वर्ड के अंदर, है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो डायरेक्टली आप मैथ इनपुट टूल से इनपुट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा उसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर शेप्स जो होती हैं, जैसे मान लो ये बना दिया और इधर से एक ये गई, इसको यहाँ से काटा, है ना, तो ये कितना एंगल बना। ऐसी चीज़ें भी होती है ना आपके मैथ के अंदर, आपने पढ़ा होगा, है ना। मुश्किल भी लगी होंगी, इसके ये वाली शेप बनाना हो या लिखना हो त्रिभुज ABC, तो ये त्रिभुज वाला लिखना हो, तो ये चीज़ें इनपुट करना इस मैथ इनपुट टूल से आसान हो जाता है। ये किसका पार्ट है? विंडो 10 का पार्ट है। किसका पार्ट है? विंडो 10 का पार्ट है। इसके अंदर ये आते हैं मैथ इनपुट टूल, स्निपिंग टूल, चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, आपके घर पे पढ़ लेना इसको आपने। स्निपिंग टूल होता है स्क्रीन कैप्चर करने के लिए, स्क्रीन कैप्चर करने के लिए। जैसे मोबाइल का आप स्क्रीनशॉट लेते हो, है ना, उसी तरीके से पीसी की स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीसी की स्क्रीन का, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड पे एक बटन भी होता है। कीबोर्ड पे एक बटन होता है, कौन सा होता है? लेकिन कीबोर्ड पे एक डायरेक्ट बटन होता है हमारा, जहां पे नीचे तो डिलीट होम वाले बटन होते हैं, ऊपर 3 बटन होते हैं। एक होता है स्क्रॉल लॉक वाला, एक होता है इंसर्ट वाला, और एक होता है प्रिंट स्क्रीन वाला। उसमें लिखा होता है प्रिंट SCR। प्रिंट स्क्रीन का डायरेक्ट बटन है कीबोर्ड पे। आप बटन प्रेस कर दोगे, आपकी पूरी स्क्रीन की फोटो जो है क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगी। कहाँ सेव होगी? क्लिपबोर्ड में। तो फिर हमारे सामने कब आएगी? जब पेस्ट करेंगे। आप पेंट खोलो, पेंट के अंदर उसको पेस्ट कर दो, तो पूरी स्क्रीन जो है पेंट के अंदर आ जाएगी, तब उसको सेव कर लो। ऐसे आप सेव कर सकते हो। वो तो होता है कीबोर्ड का बटन। लेकिन विंडो 10 ने अपना अलग से टूल दे दिया, अलग से सॉफ्टवेयर ही दे दिया स्निपिंग टूल से, कि इसको ओपन करो, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? फुल स्क्रीन भी ले सकते हो, पूरी स्क्रीन का भी, या कोई विंडो ओपन है, मान लो वर्ड वाली विंडो ओपन है, तो वर्ड वाली ओनली स्क्रीन का कैप्चर करेगा, बाकी का नहीं करेगा। या रेक्टेंगुलर स्निप, या फ्री फ्रॉम, यानी कि आपके पास टूल आ जाएगा और आप पूरे बोर्ड पे, मान लो ये पूरी स्क्रीन है मेरी, तो पूरी स्क्रीन में से मैं सिलेक्ट करूंगा कि भाई बस यहाँ से लेके यहाँ तक का ही स्क्रीन कैप्चर करो, बस वो केवल ये कैप्चर होगा, बाकी कैप्चर नहीं होगा।
तो ये स्निपिंग टूल करते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कैप्चर करना। फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं हम, विंडोज को भी कर सकते हैं, जो विंडो एक खुली हुई है केवल उसी का कैप्चर होगा, या आप उसको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट आप ऐसे सेलेक्ट करोगे यहां से लेके यहां तक, उसका भी हो जाएगा, या फ्री फ्रॉम सेलेक्ट आप माउस से जितना जितना एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो इससे भी आप स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो। किससे? स्निपिंग टूल से। किसका पार्ट है? विंडो 10 का पार्ट है। ठीक है, बाकी टास्क बार होती है, स्टेटस बार होती है, ये चीजें तो पता ही हैं। एक्सटर्नल डिस्प्ले, ये देखा होगा आपने जब आपकी क्लास इधर लगती होगी उस एलईडी पे, तो हम लैपटॉप के साथ एक वायर से HDMI केबल से, कौन सी केबल से? HDMI केबल से हम एलईडी कनेक्ट करते हैं। तब हमारे सामने ना 3-4 ऑप्शन आते हैं। वो कहते हैं कि आपने एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट तो किया, अब कैसे कनेक्ट करना चाहते हो? एक होता है एक्सटर्नल या स्क्रीन ओनली, सेकंड स्क्रीन ओनली ऐसा होता है। एक होता है डुप्लीकेट का ऑप्शन, एक होता है एक्सटेंड का ऑप्शन, और एक होता है पीसी स्क्रीन ओनली। 4 ऑप्शन मिलते हैं जब हम एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि भाई जो मेरे मान लो मैंने लैपटॉप के साथ बड़ी स्क्रीन अटैच की है, तो वो कहता है कि अब मैं लैपटॉप वाली बंद कर दूं और ओनली बड़ी चला दूं, तब तो पहला ऑप्शन है कि भाई ठीक है लैपटॉप वाली तो बंद कर दे, ओनली बड़ी वाली पे देख लूंगा मैं। या होता है डुप्लीकेट, वो कहता है कि लैपटॉप में भी जो स्क्रीन आए वही सेम स्क्रीन की कॉपी कहाँ पे शो हो? बड़ी स्क्रीन पे शो हो। जैसा लैपटॉप पे चल रहा है वैसे ही किस पे शो हो? बड़ी स्क्रीन पे शो हो, तब तो आता है डुप्लीकेट। एक्सटेंड मैंने होता है कि अगर आपने एक स्क्रीन ऑलरेडी आपके पास है और फिर आपने एक दूसरी स्क्रीन और अटैच कर रखी है, तो इस पे डेस्कटॉप आपको अलग दिखाई देगा और इस पे डेस्कटॉप आपको अलग दिखाई देगा। आपका माउस पॉइंटर अभी यहाँ पे है, आप इसको उस तरफ लेके जाओगे तो यहाँ से सीधा इधर पहुंच जाएगा वो, यानी कि इस पे आप अलग प्रोग्राम चला सकते हो, इस स्क्रीन पे अलग प्रोग्राम चला सकते हो। 2 अलग अलग स्क्रीन ऐसे काम करती हैं। कभी माउस पॉइंटर को इधर ले आओ, कभी माउस पॉइंटर को उधर ले आओ, ऐसे करके आप काम कर सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सटेंड करना, स्क्रीन को बढ़ाना, कि जब आप सेकेंड स्क्रीन लगाते हो तब एक स्क्रीन दूसरी जो स्क्रीन है उसके एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि एक्स्ट्रा स्क्रीन के रूप में यूज होती है, कि आप एक प्रोग्राम यहाँ पे ओपन कर रखा है, एक प्रोग्राम यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो दोनों काम आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पीसी स्क्रीन ओनली मतलब मेरी लैपटॉप की चलनी चाहिए, बड़े वाली को बंद कर दो, बस ये आ गया। ये आप एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक्सटर्नल डिस्प्ले जब हम लगाते हैं तो विंडो 10 के अंदर हमें ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था इसका, कि लॉजिकल रूप से ना आपको हार्ड डिस्क में जो दिखाई देती है, हार्ड डिस्क आपकी किसमें? फाइल मैनेजर में, या दिस पीसी में, या दिस कंप्यूटर में, है ना? ऐसे ऑप्शन होते होंगे कंप्यूटर में इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क जो होती है वो हार्ड डिस्क सिंगल नहीं दिखाई जाती, बल्कि हार्ड डिस्क अलग अलग ड्राइव में डिवाइड होती है। किस में होती है? ड्राइव में, जिसे बोला जाता है हार्ड डिस्क के पार्टीशन। जिसे क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क के पार्टीशन। जैसे हमारे पास हमने एक प्लॉट लिया या हम घर बना रहे थे तो हमने अलग अलग उसके पार्टीशन किए, ये रूम अलग बनाया, ये रूम अलग बनाया, ये रूम अलग बनाया, तो अलग अलग रूम अलग अलग यूजेज के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर लिया एक प्लॉट को। इसी तरीके से हार्ड डिस्क होती है हमारी। हार्ड डिस्क जैसे 1 TB की हार्ड डिस्क है तो हम उनको अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सारा कुछ एक जगह नहीं फैलाएंगे, अलग अलग पार्टीशन करो ताकि हमें डेटा और फाइल को व्यवस्थित करने में आसानी हो। तो जब उसको पार्टीशन करते हैं तो उसके बनते हैं ड्राइव, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। एक होता है C ड्राइव, एक होता है D ड्राइव, एक होता है E ड्राइव, एक होता है F ड्राइव। बाकी आगे डिपेंड करता है कि आपके हार्ड डिस्क के आपने कितने पार्ट बना रखे हैं। ठीक है, नॉर्मली कितने होते हैं? C D E तो होते ही होते हैं। C ड्राइव तो होता ही है एक, उसके अलावा DE हो सकते हैं। अब जब भी ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पेपर के अंदर ना ऐसा लिखा हुआ था, जैसे लिखा है D/HSD/January 23/1 January.jpg, मान लो ये है। पेपर के अंदर ऐसा लिखा आ गया, ठीक है, और उसने पूछ लिया कि बताइए इसमें से डिस्क ड्राइव कौन सा है।
डिस्क ड्राइव कौन सा है, उसका नाम पूछ लिया, कौन सा है, डी। डिस्क ड्राइव कौन सा है, डी है। फिर पूछ लिया कि उसमें से मेन डायरेक्टरी कौन सी है, मेन डायरेक्टरी। डिस्क ड्राइव के बाद वाला जो होता है उसको बोलते हैं मेन डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी जो है ना, इसी को तो हम कह देते हैं फोल्डर अपना। क्या कह देते हैं, फोल्डर। हम फोल्डर बनाते हैं ना, येलो कलर के जो फोल्डर बनते हैं ना, अपना नया फोल्डर बनाओ, उसी को क्या बोल दिया इसने, डायरेक्टरी बोल दिया। अब इसके अंदर मेन डायरेक्टरी होगी हमारी HSD के नाम से। क्वेश्चन आएगा मेन डायरेक्टरी इसमें से कौन सी है, या मेन फोल्डर कौन सा है, HSD वाला है। फिर किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी या किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर, तो उसको बोलते हैं सब फोल्डर। सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। जैसे कहते हैं नहीं कि मजिस्ट्रेट और सब मजिस्ट्रेट है ना, या क्या बोलते हैं, और इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो उसके छोटे वाला होता है सब इंस्पेक्टर, है ना। कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर होता है वो तो, है ना, वो सब नहीं होता। SP सुप्रीडेंट और एडिशनल SP, ठीक है, वो तो होते हैं। इस तरीके सब मैंने होता है जूनियर, खैर उसका। तो सब फोल्डर सब डायरेक्टरी होती है। और ये क्या है, ये होती है हमारी फाइल। ये किससे पता लगा, एक्सटेंशन से। जब किसी चीज़ के पीछे एक्सटेंशन है कोई, चाहे वो JPG है, DOCX है, PPT है, XLS है, तो मतलब वो तो हमारी क्या है, फाइल है। बाकी ये जो है हमारे, ये दोनों फोल्डर हैं, और ये हमारी ड्राइव है। ये क्या हमारी ड्राइव है। समझ गए बात को। बस इसी रूप में हमारा सारा डेटा हार्ड डिस्क में व्यवस्थित होता है। इसी तरीके से सारा डेटा हार्ड डिस्क में व्यवस्थित होता है। जो सी ड्राइव होता है ये रिजर्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसकी यानी कि ये कह सकते हैं किस में रिजर्व होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होते हैं ऑलरेडी। तो अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका मतलब कहां पड़ा, वो हार्ड डिस्क के अंदर तो पड़ा, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर कहां पड़ा होता है, वो सी ड्राइव के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर कहां होता है, सी ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हमारा सी ड्राइव के अंदर। और उस फोल्डर के अंदर कोई फाइलों के साथ छेड़खानी करना हमें प्रतिबंधित होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है कि हम उसकी फाइलों के साथ छेड़खानी न करें, क्योंकि इससे कंप्यूटर को ढंग से कार्य करने में दिक्कत होगी। ऐसा होता है ना, कई जगह होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वगैरह, कई हमारे भी होते हैं कॉलेज स्कूल के अंदर कि यहाँ पे बच्चों का जाना मना है, कि बच्चे इस तरह हैं कि उन रूम्स के अंदर बच्चे नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़ी हुई हैं। अगर वहाँ पे कोई छेड़खानी कर दी तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है ना, ऐसा रहता है वो रिस्ट्रिक्शन एरिया। तो वही सी ड्राइव होता है। समझ के बात को, चलिए जी।